ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, इस वीडियो में हम अरावली संकट पर विचार करेंगे। अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है और निर्णय की पृष्ठभूमि में भारत सरकार के कुछ अधिकारी खड़े हैं जिन्होंने अरावली की परिभाषा निर्धारित करके सर्वोच्च न्यायालय को बताई और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसे स्वीकार कर लिया। इससे अरावली 90% समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ा संकट है, पर्यावरण का संकट है, प्राणियों पर संकट है, वनस्पतियों पर संकट है। तो इस पर हम विचार करेंगे, यह संकट कैसे आया, अरावली कैसे हमारी जीवन रेखा है और इसका समाधान क्या है। पहले हम इस बात को समझें कि इस धरती पर जो पर्वत हैं वो बेकार नहीं, बेकार की वस्तु नहीं है, वो कचरा नहीं है, कबाड़ नहीं है, उसको कहीं भी फेंक दिया जाए उठा करके उसको। ये धरती के संतुलन में भी उपयोगी हैं, धरती के पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं, धरती पर रहने वाले प्राणियों के लिए उपयोगी हैं, वनस्पति के लिए उपयोगी हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र थी, इसलिए इस पे खनन करना कठिन था, अवैध खनन हो भी रहा था। तो इसको वैधता प्रदान करने के लिए ये निर्णय है ताकि कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आएं और अरावली में से खुला खनन करें। कोई भी करे, खुला खनन करे, सरकार को पैसे दो, पहाड़ को खा जाओ, कुछ भी करो, सरकार को पैसा जाना चाहिए। जब पर्वत बनते हैं तो कैसे बनते हैं? निरुक्त शास्त्र में आता है और ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में भी आता है कि जब कॉस्मिक क्लाउड से ग्रह वाला भाग अलग हुआ, बीच वाला भाग सूर्य बना, शेष ग्रह बने। ग्रह जब बन रहे थे, मान लीजिए पृथ्वी बन रही थी, तो ये क्लाउड तेजी से घूम रहा था केंद्रीय भाग के चारों ओर और डगमगाता हुआ, स्थिर कक्षा नहीं थी। इसके साथ साथ छोटे छोटे क्लाउड भी, मेघ भी घूम रहे थे। वो आकर ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसमें गिरने लगे और इसी में समा गए। पृथ्वी ने इनको निगल लिया, इसलिए इनको गिरी कहा जाता है। और महर्षि व्यास के अनुसार उस पृथ्वी ने फिर जब ठंडी हुई, इनको वापस उगल दिया बाहर की तरफ, जो वहीं अचल हो गए, इसलिए अचल कहे जाते हैं। पहले तो बाहर घूमते हुए अंदर धंस गए, उसमें गिर गए। उस समय पृथ्वी मुलायम थी, गैसी रूप थी, और उसके बाद जब ठंडी हुई तो वो बाहर की तरफ उगल दिए गए और वहीं जम गए। तो वो कहलाता है गिरी, जिसको अच्छी प्रकार से उगल दिया हो, तेजी से उगला गया हो, जैसे लावा कैसे निकलता वैसे निकले थे, इसको कहते हैं गिरी। और कई गिरी मिलकर के एक पर्वत बनाते हैं। इसके बीच में संधियां होती हैं, उन संधियों का संपर्क पृथ्वी की गहराई तक होता है और ये संधियों में से पृथ्वी के निचले भाग से एक्स्ट्रा ऊर्जा रिलीज भी होती रहती है। ये बैलेंस बनाने के लिए रहते हैं। और जब पृथ्वी डगमगा रही थी तो ये जो क्लाउड, जो बाहरी दूसरे जो घूम रहे थे, इसका जो इसमें गिर गए तो इसकी कक्षा स्थिर हुई। 60 चक्कर सूर्य के लगाए, उसके बाद पृथ्वी ने एक स्थिर कक्षा प्राप्त की। इसमें इन पहाड़ों का बड़ा योगदान है। पहाड़ अर्थात जो पहले पहाड़ का पदार्थ था वो बाहर घूम रहा था, वो तो पृथ्वी का संतुलन बनाया। और आज जो पहाड़ हैं उसमें हजारों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और करोड़ों की संख्या में रहते हैं। बात अरावली की करें तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। एक इतिहास है इसका। इसमें कितने ऋषि मुनियों ने तपस्या की होगी,
कितने देवी और देवताओं ने यह तप किया होगा, योग साधना की होगी, कितने योद्धा यहां घूमे। महाराणा प्रताप इन्हीं पर्वतों में घूमे। महाराणा सांगा, कुंभा, बप्पा, रावल, मारवाड़ के योद्धा, बूंदी के, ये सब पहाड़ी हमारी रक्षक बनी रही। इन पहाड़ों पर किले बनाए गए, इन पहाड़ियों ने उनकी रक्षा की। इन पहाड़ियों में उनका खून हुआ। हल्दी घाटी जाके देखिए, क्षत्रियों के साथ साथ भीलों का खून बहा, दोनों ने बलिदान किया। और भी बहुत सारे लोग थे, वे भी कर्म से क्षत्रिय होता है, सभी क्षत्रिय थे, उन्होंने बलिदान दिया है इन पहाड़ियों की गोद में। उन पहाड़ियों को आप पैसे काट देंगे। विश्व की नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं। अब न्यायालय कहता है या भारत सरकार के एक्सपर्ट कहते हैं कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी को ही अरावली माने, नीचे वाली नहीं। सुना जाता है कि 13,000 चोटियां हैं, पहाड़ियां, जिनमें से केवल 1,000 पहाड़ी 100 मीटर से ऊंची हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 12,000 पहाड़ियां समाप्त हो जाएंगी। इनमें खनन करना वैध हो जाएगा, कंपनियां माला माल हो जाएंगी और आप कंगाल हो जाएंगे। इन पहाड़ियों से नदी निकलती हैं, नदियां समाप्त हो जाएंगी। वैसे भी राजस्थान में पानी की कमी रहती है और अरावली को समाप्त करके आप इस राजस्थान को बर्बाद करना चाहते हो, भूखा मारना चाहते हो, यहाँ के पशु मर जाए या कि मनुष्य मर जाए, लेकिन खनन होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, सरकार के पास भी आना चाहिए और कंपनियों के पास भी आना चाहिए। ऐसा पाप तो आज तक किसी ने नहीं किया। 1,96,68,53,126 वर्ष हो गए इस पृथ्वी को, मनुष्य जग को जन्मे हुए। तब से ऐसा कोई भी राक्षस भी ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई पिशाच पैदा नहीं हुआ, कोई असुर पैदा नहीं हुआ, कोई दैत्य पैदा नहीं हुआ जिसने ऐसा सोचा भी हो कि पहाड़ों को नष्ट कर दे। इस भारत भूमि पर, आर्यावर्त की धरा पर कितने विदेशी आक्रमणकारी आए, इस्लामी आक्रांत आए, अंग्रेज आक्रांत आए, उन्होंने भी ऐसा पाप नहीं किया। आपने ऐसा पाप कर दिया। भारत माता की जय बोलने वालों ने ऐसा पाप कर दिया। वंदे मातरम गाने वालों ने, अभी तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। इस वंदे मातरम, इस मातृभूमि की वंदना करने वालों ने ऐसा पाप कर दिया कि उस मातृभूमि के टुकड़े करना है, उसको काटना, छांटना है। एक जंगल का जीव मर जाता है दुर्घटनावश भी, तो उस पर FIR दर्ज हो जाती है मारने वाले पर। कितने जीव मरेंगे, कहां जाएंगे वो जीव? जब खनन होगा वो सब कहां जाएंगे? पैंतर, भालू, बहुत सारे जीव, हिरण, बहुत सारे जीव, करोड़ों की संख्या में जीव होंगे इन पहाड़ियों की गोद में। कहां जाएंगे? इन पहाड़ों पर आज जनजाति लोग रहते हैं। उदयपुर जाके देखिए, बांसवाड़ा जाके, डूंगरपुर जाके देखिए, कितने लोग पहाड़ों पर बसते हैं। पहाड़ों से उनका जीवन यापन होता है। पहाड़ों पर उनके पशु चरते हैं। यहाँ का देवासी समाज भेड़ पालक, गाय पालक, बकरी पालक, उन्हीं पर जीते हैं। उनका क्या होगा? उनके घर उजड़ेंगे, वो कहां जाएंगे? पर आपको किसी की चिंता नहीं, आपको पैसे की चिंता, पैसा चाहिए। अभी राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन पहाड़ी कट जाएंगी तब क्या होगा? आपका जवाई बांध में पानी कहां से आता है? बीसलपुर बांध में पानी कहां से आता है? दूसरे बांधों में पानी कहां से आता है? पहाड़ों से, नदियों से आता है। नदियां पहाड़ों से आती हैं। पहाड़ नहीं रहेंगे तो सारे बांध सूख जाएंगे, सारी नदियां सूख जाएंगी। तब क्या करेंगे आप? हरियाणा और राजस्थान नाम से अभियान चलाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, घोटाले होते हैं। एक एक बच्चा कितने 100 पेड़ लगाएगा, कितने लगाए, ये तुगलकी फरमान जारी होते हैं। झूठे आंकड़े भरे जाते हैं। जगह नहीं है फिर भी पेड़ लगाओ, आंकड़े भरे जाते हैं। दिखाया जाता हमने वृक्षारोपण कर दिया, जो वृक्ष वास्तव में लगे हैं उनको नष्ट किया जाएगा।
और कागजों में वृक्षारोपण में पैसा खाया जाएगा। एक एमएलए 50% खाता है, कमीशन मांगता है। अभी पकड़े गए 3 एमएलए। ऐसा भ्रष्ट शासन 100 मीटर का 200 मीटर भी काट देगा, 500 भी काट दिया, कौन नापने बैठा है? सारा तंत्र भ्रष्ट है। सुशासन की बात करके क्या कर रहे हैं? और पहाड़ क्या करते हैं? हमें पानी देते हैं। कितनी जड़ी बूटियां होती हैं जिनसे आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं, वो सब नष्ट हो जाएगी। आप आयुर्वेद को नष्ट करना चाहते हो, पशुओं को नष्ट करना चाहते हो, मनुष्यों को नष्ट करना चाहते हो, मनुष्यों में विशेषकर किसान और पशुपालकों को नष्ट करना चाहते हो, वनों में रहने वालों को नष्ट करना चाहते हो। एक पेड़ काटने के लिए किसान के खेत में है, वो पेड़ काटेगा, उसे जरूरत है, तहसीलदार से अनुमति लो। और करोड़ों पेड़ कटेंगे, कोई अनुमति नहीं। जंगली जानवर घरों में घुसेंगे, उनके पशुओं को मारेंगे, मनुष्यों पर आक्रमण करेंगे, आपको कोई चिंता नहीं। आदेश दे दिया, 10 एक्सपर्ट मिलकर के पहाड़ों को बेच देंगे, कोई आकाश को बेच देगा, कोई हवा को बेच देगा, सबको गंदा कर दोगे, सबको नष्ट कर दोगे। कोई धरती के गर्भ में जाकर के खनन करेगा, सारा अधिकार मिल गया। जनता ने चुना और जनता को नष्ट करने का अभियान। अगर ये अरावली नहीं होगी तो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान भी रेगिस्तान में बदल जाएगा। पहाड़ तूफानों, चक्रवातों की गति को रोकते हैं। समुद्र में जो चक्रवात की गति होती है वो धरातल पाके टकराता है तो उसकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है, और उसमें पहाड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब पहाड़ नहीं रहेंगे, इतने तीव्र तूफान आएंगे। अभी देखा कितना बड़ा तूफान आया था, हांगकांग में आया था, फिलीपींस में आया था, अभी भारत में दक्षिण में श्रीलंका में आया था। पहाड़ नहीं रहेंगे तो ऐसे तूफान इस भूभाग में भारत में भी आएंगे। अमेरिका में कैसे आते हैं वैसे आएंगे। लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है। आपके एक्सपर्ट हैं, वो भी लगता भ्रष्ट हैं, उनको जानकारी है ही नहीं, या जानकारी होते हुए भी वो किसी को लाभ पहुंचाने के लिए सब कर रहे हैं। जब सारा राजस्थान रेगिस्तान बदल जाएगा और हरियाणा तक जाएगा, दिल्ली तक जाएगा, क्योंकि वो अरावली तो वहां तक है, गुजरात भी है, 80% राजस्थान में है। और खोदना शुरू करिए तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन को ही खोदिए, वो भी राजस्थान हिल पे, अरावली पे ही है। संसद भवन में खोद डालिए, वो भी वो पहाड़ पर ही है, उनको खोदिए, वो 100 मीटर ऊंची नहीं होगी। आज दिल्ली में पॉल्यूशन के नाम पर हंगामा हो रहा है। सारे भारत ऐसा बन जाएगा, सारे भारत में हाहाकार मच जाएगा। और फिर आज अरावली या कल दूसरी पर्वत श्रेणियों में यही नियम लागू होगा, क्योंकि 100 मीटर से ऊंची जितनी होंगी उनको छोड़ के बाकी सबको काट दिया जाएगा। किसके लिए बनाए, किसके लिए कर रहे हैं आप? प्रश्न यह उठता है कि पहाड़ी नहीं कटेंगी तो मकानों के लिए पत्थर कहां से आएगा, सीमेंट कहां से आएगा, सड़कें कैसी बनेगी? बात सही है, तर्कसंगत है। परंतु इनके लिए अगर मनुष्य मर जाएगा तो इन सड़कों पर चलेगा कौन? बिल्डिंगों में रहेगा कौन? प्रदूषण होगा, वर्षा चक्र बदल जाएगा, आंधी तूफान आएंगे, सूखा पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा, फसल नहीं होगी। तो किसके लिए विकास हो रहा है? क्या रोबोट चलेंगे इस पर, या कुछ उद्योगपति चलेंगे, उनके लिए हो रहा है विकास? या कोई विदेशी आके शासन करने वाले हैं जो आके इस पर कब्जा, उनकी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ें? किसके लिए हो रहा है? इसलिए जो भी अरावली बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ वैदिक फिजिक्स परिवार उनके साथ खड़ा है, और वे सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र। उन्होंने आवाज उठाई और उठानी चाहिए। हर व्यक्ति को, हर राजस्थानी को उठ जाना चाहिए। पार्टी से मत बंधिए और किसी से मत बंधिए,
आज आप पर संकट है, आपके पशुओं पर संकट है, आपकी वनस्पति पर संकट है, आपके जीवन पर संकट है, आयुर्वेद पर संकट है, इतिहास पर संकट है और भूगोल पर संकट है, पर्यावरण पर संकट है। इस संकट के लिए आप खड़े नहीं हुए तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, आप मिट जाएंगे। अगर कोई बचेगा ना, वो रोएगा फिर हमारे पूर्वजों ने कैसा पाप किया था, जो राक्षस पिशाचों से भी ज्यादा पाप कर बैठे। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि सरकार को दोष देना बहुत सरल होता है, कंपनियों को दोष देना बहुत सरल होता है, लेकिन अपना उत्तरदायित्व क्या है यह भी तो देखना है। आज भारत में प्रतिवर्ष 40 लाख गाड़ियां निकलती, ऐसा सुना जाता है। 40 लाख 40 लाख गाड़ियां हर साल निकलेंगी तो उनके लिए रोड चाहिए। आप भी रोड पर चलते हैं गाड़ी में तो देखते हैं चौड़ा रोड हो, साफ सुथरा हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, तो रोड के लिए पत्थर चाहिए। आप बड़े बड़े मकान बनाते जा रहे हैं, फर्श भी ग्रेनाइट का होना चाहिए, दीवारों पर भी ग्रेनाइट होनी चाहिए। कहां से आता है ग्रेनाइट, कहां से आता है सीमेंट? आपको पता है पत्थर कहां से नहीं आते हैं? आपको पत्थर भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, लेकिन पहाड़ नहीं कटने चाहिए। तो क्या फैक्ट्री में बनेंगे पत्थर? रोड किससे बनेगा जो आपकी गाड़ी के लिए चाहिए? आपके पास, पैसे वालों के पास कितनी गाड़ियां हैं? गरीबों के पास तो गाड़ियां नहीं, पैसे वालों के पास कितनी गाड़ियां हैं? बेटे बेटियों की अलग गाड़ी होंगी, माता पिता की अलग होंगी, दादा दादी के लिए अलग गाड़ी होंगी। कोई भी गाड़ी खरीद सकता है। कोई नहीं देखता कि गाड़ियां करते गए हैं, गाड़ियों को रोड चाहिए और धुआं उड़ाती हैं, कम से कम नहीं चलता है। जो 2 किलोमीटर जा रहा है वो भी कार लेके जाएगा, क्या वो 2 किलोमीटर साइकिल से नहीं चल सकता? ना तो प्रदूषण होगा और ना दुर्घटना की ज्यादा संभावना रहेगी। सभी साइकिल से चलेंगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक। उससे आगे चलना है जो चला सके ठीक है ना, मोटरसाइकिल, लेकिन वहां भी आपको कार चाहिए। लंबे रूट पे कार चाहिए जहां रेल भी उपलब्ध है, पर समस्या है कि रेलों में रिजर्वेशन भी नहीं मिलता। ये सरकार का दोष। लेकिन मिल भी जाए तो नहीं, अपनी गाड़ी से जाना, बढ़िया उत्तम गाड़ी से जाना, ज्यादा डीजल जलाती हो तो हर जगह गाड़ी चलेगी तो रोड चाहिए। रोड चाहिए तो पहाड़ टूटेंगे। कितने बड़े बड़े मकान बनाते हैं आप इन पहाड़ियों पर के इतिहास पर जाते हैं, राजा महाराजाओं को याद करते हैं, पर्वतों पर रहने वाले लोगों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं जिन्होंने इन्हें बचाया है, संरक्षित रखा है, वनों को संरक्षित के रखा है। पर उनसे कुछ सीख भी तो लें। वो कैसे जीवन जीते थे, क्या हम वैसा जीवन जीने के लिए तैयार हैं? हमारे बैल चले गए, हमारे घोड़े चले गए, हाथी ऊंट सब जा रहे हैं, समाप्त हो जाएंगे। पूरा अभियान है कि पशु समाप्त हो जाएं। तब हम कारों में ही चलेंगे, पैदल तो बिल्कुल नहीं चलना, साइकिल से भी नहीं चलना। ये स्तर, ये मानदंड हो गया बड़े आदमी का कि कदम बिल्कुल घर से बाहर बिल्कुल कदम न रखे, गाड़ी से ही चले। तब क्या होगा? तब तो ये होगा। और मकान भी बहुत बड़े बड़े चाहिए, सबके लिए अलग अलग चाहिए। पहले मकान मिट्टी के होते थे, फिर गारे और ईंट के भी होते थे, आज सब पत्थर के हो रहे। पत्थर के फर्श, पत्थर की छत, आरसीसी पत्थर है, सीमेंट, दीवारें पत्थर, सब जगह पत्थर। तो पत्थर आएगा कहां से? क्या आप इस पर विचार नहीं कर सकते कि मकान कम बनवावे, छोटा बनवावे, ईंटों का बनवा लें, कुछ मिट्टी का बनवा लें, कहीं बांस के बनवा लें। विदेशों में, जापान में, अमेरिका में लकड़ी के मकान बनते हैं। ऐसी लकड़ी तो उगाई जा सकती है,
लकड़ी कितनी काटो, कितनी उगाओ, पर्यावरण अच्छा ही होगा उससे। लकड़ी उगाना, पेड़ उगाना अपने हाथ में है, कम नहीं होने पाए, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वृक्ष नहीं कटे, खूब जोर दिया जाता है, और वृक्ष हो गए, कागज में उग जाए या उगा भी दें तो अगले साल फिर उसी जगह उगा दो। पैसा खर्च करना, अपने को खाना है। तो वृक्ष एक ऐसी चीज है जिसका मकान कितने उगा लो, और पर्यावरण के लिए भी सबसे अच्छा है। पर कौन रहना चाहेगा? हमें भी आश्रम बनाना है सिरोही में, पालड़ी में, हम भी सोच रहे हैं। ये तो सोचा ही कि सीमेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, लोहे के टीन शेड हों, मिट्टी गारे के हों, चूना हो, पत्थर नहीं, नीम पत्थर लगाते हैं। वैसे दूसरी जगह देखे तो नीम में पत्थर नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में ईंटों से नीम से ही ईंट प्रारंभ होती है। तो मैं तो पूरा प्रयास करूंगा, मिट्टी गारा सीमेंट का प्रयोग करना, पत्थरों का कम से कम करना, झोपड़ियां भी बनानी, मिट्टी के भी बनाने, गोबर के भी बनाने। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आपको अरावली बचाओ अभियान चलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप और आपके बच्चे सभी अलग अलग मकान बनाएंगे, सभी अलग अलग गाड़ियां खरीदेंगे, तो चाहिए पत्थर कहां से आएगा? आज आंदोलन करना सरल होता है, लेकिन उसके अनुसार अपना जीवन बनाना कठिन होता है। आज सरकारों ने हमारी जरूरतों के लिए रोड बनाए, हमारी जरूरतों के लिए बहुत सारी फैक्ट्री लगाई। किसी को दारू चाहिए, दारू की फैक्ट्री लगे, फैक्ट्री लगाएंगे, गांव वाले विरोध करेंगे, लेकिन पीने के लिए गांव वालों को चाहिए। मोबाइल प्रयोग करने के लिए चाहिए, लेकिन मोबाइल का टावर लगाएं तो विरोध होगा, मोबाइल की फैक्ट्री लगाए तो विरोध करेंगे। अब जमीन तो जहां होगी वहां, अब इन्होंने ओरण भी दे रहे हैं। ये रवि सिंह भाटी ने बहुत रक्षा की वृक्षों की, वहां देवी सिंह जी भाटी गोचर का काफी रक्षा कर रहे हैं। ये राजकुमार रोहतगी भी विरोध कर रहे हैं अरावली खनन के लिए, इस कानून के लिए। करना चाहिए, परंतु हम सबको भी अपनी जरूरतें कम करनी चाहिए, प्राचीन जीवन शैली अपनानी होगी। बहुत कठिन लग सकता है, बड़े बड़े सुंदर भव्य भवनों में रहने की आदत पड़ गई है, कच्चे घरों में, मिट्टी के घरों में या गारा मिट्टी के घरों में नहीं रहा जाएगा। नहीं रहा जाएगा तो मिट जाएंगे। पहाड़ आसमान से नहीं आएंगे, फैक्ट्री में नहीं बनेंगे, उगेंगे नहीं, पेड़ों पर नहीं लगेंगे पहाड़, पहाड़ पत्थर पहाड़ से ही आएंगे। अब पहाड़ से आएंगे तो फिर पहाड़ कटेंगे। इसलिए अरावली को बचाना है तो सरकार का विरोध करिए, न्यायालय का विरोध करिए, याचिकाएं दायर कीजिए, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन भी लाइए। उद्योगपतियों को गाली दें, अडानी को गाली दो, अंबानी को गाली दो, इससे हम देशभक्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो वो बनाते हैं, जो सामान बनाते हैं, उनका प्रयोग करना बंद करिए ना। आप क्या कर सकते हैं? भारतमाला पे सब चलते हैं, जोधपुर से आते हैं, भीनमाल से थोड़ी दूर में भारतमाला, जाके जीवाना से और सीधा जल्दी पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो फिर अडानी को गाली क्यों देनी? बहुत विरोध हुआ था भारतमाला का, किसानों ने विरोध किया था, उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया था। अंबानी को गाली दे दो, जियो का प्रयोग बंद कर दो, नेट भी चलाओगे, मोबाइल भी जियो, सब जियो, और फिर भी गाली अंबानी को। क्यों भाई, ऐसा काम क्यों करना? अपनी जरूरतें कम करो। अब कंपनियां बहुत सारा सामान ऐसा बनाती है जिसकी जरूरत ही नहीं है, और वो हम खरीद रहे हैं अपनी विलासिता के लिए, फिर उन कंपनियों को गाली दे रहे, सरकार को गाली दे रहे। तो आज आपको विचार करना है कि आज पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, अपनी पीढ़ियों को बचाना है, अपने पशुओं को बचाना है, जड़ी बूटियों को बचाना है, वनस्पतियों को बचाना है। तो आपको वो जीवन शैली अपनानी पड़ेगी जो पूर्वजों ने अपनाई थी, जो पूर्वज अपनाया करते थे, जो करोड़ों साल से अपनाई जाती रही है।
पिछले 100 वर्ष में इस विकास ने, तथाकथित विकास ने पर्यावरण को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कल्पना कीजिए, आज जो दिल्ली, हरियाणा या बड़े बड़े महानगरों में जो वायु प्रदूषण हो रहा है, श्वास की समस्या हो रही है, इतने सारे प्रतिबंध लग रहे हैं, इस सारे देश पे हो जाएगा जब क्या होगा? सारे देश में, दुनिया में हो जाएगा तब क्या होगा? क्या पशु कर रहे हैं काम या पक्षी कर रहे हैं काम? कौन प्रदूषित कर रहा है? हम ही तो प्रदूषित कर रहे हैं। हमारी विलासिता प्रदूषित कर रही है, हमारी मूर्खताएं प्रदूषित कर रही हैं इस वायुमंडल को। इसको कम करिए, इसको रोकिए, नहीं तो सबको मिटना है। और मिटना भी ऐसा नहीं है कि तुरंत, हाँ तुरंत मिटाने का भी उपाय कर रखा है, बहुत हार्ट अटैक हो रहे हैं, लेकिन इससे तो तिल तिल करके मरना पड़ेगा, दम घुट घुट कर मरना पड़ेगा, भूखा प्यासा मरना पड़ेगा। लगता सुनने में तो बहुत कठिन नहीं लगता भूखा प्यासा मरना। 1-2 दिन खाना खाना छोड़ दीजिए, फिर मालूम पड़ेगा कि भूख कैसी होती है। ऐसी भूख जब सताएगी, अनाज नहीं मिलेगा, अनाज नहीं होगा, तब क्या होगा? पानी में ना मर जाएंगे, ये सुनने में तो इतना कठिन नहीं लगता, इतना दुखद नहीं लगता, लेकिन पानी बंद करके देखिए। बहुत प्यास मिले लगे तो भी पानी मत पीजिए, फिर देखिए कि प्यास होती क्या है, पानी का मूल्य क्या होता है, तब समझ में आएगा। इसलिए इसको समझें, जल की कीमत समझें, अन्न की कीमत समझें, पशुओं की कीमत समझें, वनस्पतियों की कीमत समझें, तो फिर इन पहाड़ों को बचाएं। इन पहाड़ों पर कई मंदिर हैं, कितने मंदिर पहाड़ों पर हैं, सबको तोड़ देंगे, सबको उजाड़ देंगे, सब कुछ नष्ट कर देंगे। इस कीमत पर तो विकास चाहिए, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाए, और नहीं चाहिए तो संकल्प लो कि हम अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। आज आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, रुकिए, अगर आपके पास है तो ट्रेन से भी चलिए, बस से भी चलिए। मैं भी जाता हूं गाड़ी से, छोटी गाड़ी है, मेरे साथ कुछ समस्या है, स्वास्थ्य के कारण दवाइयां भी ले जाना और भी कई कारण, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं लंबी दूरी अगर पहले से कार्यक्रम तय है तो ट्रेन से जाएंगे। अचानक जाना पड़ा तो अलग बात है, आप भी ऐसा करिए। मैं जाता हूं तो परोपकार के लिए, कोई मौज मस्ती के लिए नहीं जाता, घूमने के लिए नहीं जाता। घूमना फिरना बंद करिए। गाड़ी ले रहे हैं तो देखिए, गाड़ी मत लीजिए, अगर आपके पास है तो मत लीजिए, और नहीं है तो क्या आपको उसकी जरूरत है? सरकार को भी चाहिए, जैसे बंदूक का लाइसेंस बनता है वैसे गाड़ी का भी बनना चाहिए कि आपको क्यों जरूरत है, क्यों लेना चाहते हो। मनमानी छूट। आज यहां बारात जाती है, मैं देखता हूं 50-50 कारों में बारात जा रही है। अरे कुछ तो सोचो, कितना प्रदूषण कर रहे हैं, कितने रोड जाम कर रहे हैं हम, कितना रोड, फिर तो अरावली कैसे बचेगी? बारात में 50-50 गाड़ियां लेके जाओगे तो उसके लिए तो रोड चाहिए चौड़े चौड़े, कैसे बचेगी अरावली? सरकार कोर्ट को ही गाली क्यों दे रहे हो? अपने भी तो सोचो। ये बारात बस में भी ले जा सकते थे, लंबी दूरी हो तो ट्रेन में भी जा सकते थे, बस से ले जा सकते थे अपनी प्राइवेट, लेकिन 50 गाड़ी। जब तक ये पागलपन बंद नहीं होगा तब तक अरावली नहीं बचेगी। अब तक तो अवैध खनन होता था, वैध खनन कर दिया, वैधता प्रदान कर दी, यही तो किया। लेकिन अब वैधता है तो बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आए हम सोचें कि हम कहां जा रहे हैं। परमात्मा ने जो हमें दिया है उसको हम नष्ट कर रहे हैं। अपने पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, हम कुल्हाड़ी में पैर मार रहे हैं। कुल्हाड़ी में पैर, इसको कहते हैं कुल्हाड़ी में पैर मारना। इन लोगों को किसने अधिकार दिया था तुम हमारे पहाड़ खत्म कर दो? किसने अधिकार दिया? इनको पर्यावरण का ज्ञान भी नहीं है। मैं तो भारत के टॉप पर्यावरणविदों से बात करना चाहता हूं, कोई आए, हम बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं पर्यावरण होता क्या, कैसे बचेगा।
जिनको पर्यावरण की परिभाषा क्या है वो ही नहीं परिभाषा नहीं जानते, वो पर्यावरण को बचाएंगे क्या? और जो जानते भी होंगे वो भ्रष्टाचार में रंगे होंगे तो भी नहीं बचाएंगे। और फिर जनता भी ऐसी है। इसलिए मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि अरावली बचाने के लिए आप इतना संघर्ष कीजिए कि ये निर्णय बदलने को बाध्य हो जाए। लेकिन आत्मबल जब आएगा जब आप अपनी जरूरतें कम करिए। 50% लाइए गाड़ियां अपनी, 50%। बहुत जरूरत हो तभी जाइए, साइकिलें खरीदिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी गाड़ियों में जाएंगे, साइकिल दीजिए। नहीं तो 20 साल 50 साल बाद रहना ही नहीं है। ये बच्चे आपके जो छोटे छोटे खिलाते हैं ना, इनके बारे में सोचिए, आप तो चले जाएंगे। आप तो चले जाएंगे, इनके भविष्य को नरक में मन धकेलिए। अगर इनके भविष्य को बचाना है तो आपको बदलना पड़ेगा, निश्चित रूप से बदलना पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो आपकी इच्छा, फिर कोई आंदोलन सफल नहीं होगा और आंदोलन करने का अधिकार भी नहीं है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन जिनको बुद्धि नहीं आ रही है उनको पाप भी भयंकर लगेगा। जो वो 10 अधिकारी, कितने अधिकारी जिन्होंने परिभाषा बनाई है, और न्यायाधीश और सरकार, पूरा प्रशासन, मंत्री, पीएम से लेकर के सभी पाप के भागी हैं। और जो मौन बैठे हैं वे भी अपराधी हैं। जो तटस्थ रहते हैं इस संकट में वे भी अपराधी हैं। उनको परमात्मा ने वाणी दी है, सत्य कहने की वाणी दी है। वो बोलें, मेरे इस वीडियो को प्रचारित करें। आप भी वीडियो बनाए। वैसे तो वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, मैं इसको भी बहुत बहुत बुरा मानता हूं, ये पर्यावरण के बहुत घातक है। लेकिन इस अच्छी बात का तो प्रचार करिए। हर व्यक्ति, सरकार को लेकर हर व्यक्ति मेल करे, कुछ न कुछ करे। हो सकता है सरकार जागे। आपका कर्तव्य है काम करना, अपने को बदलना और सरकार को जगाना। सरकार हमने बनाई है, हमारा अधिकार है कि सरकार को सही मार्ग पर लाएं, हमारा कर्तव्य भी है। ओम शम।